सोचिए एक ऐसे समाज की जहां गाय की हत्या करने पर ना किसी को सीधे मृत्युदंड या देश निकाला दे दिया जाता था। बाप रे, सीधे मृत्युदंड। हाँ, लेकिन उसी समाज में, और ये सबसे दिलचस्प बात है, व्यापार के लिए एक भी सिक्के या मुद्रा का इस्तेमाल नहीं होता था। आज के नजरिए से देखा जाए तो ये काफी विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में ना हम इन्हीं ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मानव सभ्यता छोटे कबीलों से निकलकर प्रकृति की पूजा करते हुए दर्शन शास्त्र और पक्की ईंटों वाले शहरों तक का सफर कैसे तय करती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि उस तंत्र को समझना है जिसने हमारी सभ्यता को आकार दिया। बिल्कुल। और देखिए, स्रोतों का ये विश्लेषण इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि ये सिर्फ राजाओं या युद्धों का इतिहास नहीं है। हाँ, ये मानव व्यवहार और अर्थशास्त्र के विकास का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। जब हम आर्यों के शुरुआती जीवन को देखते हैं और फिर उत्तर वैदिक काल के बदलावों को पढ़ते हैं, तो साफ दिखता है कि कैसे इंसान की बुनियादी जरूरतें ही उसके धर्म और समाज के नियमों को गढ़ती हैं। सही बात है। कोई भी नियम या कह लें कोई भी देवता अचानक अस्तित्व में नहीं आता। उसके पीछे हमेशा उस समय के समाज की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता छिपी होती है। तो चलिए इन दस्तावेजों के पन्नों को एक एक करके डिकोड करते हैं। देवताओं और बड़े बड़े दर्शन शास्त्र की बात करने से पहले ना मुझे लगता है अर्थव्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। एकदम सही। स्रोतों के अनुसार आर्यों का पूरा प्रारंभिक जीवन कृषि और पशुपालन के इर्द गिर्द घूमता था। गति और युद्ध के लिए उनका सबसे प्रिय पशु घोड़ा था, लेकिन अर्थव्यवस्था के केंद्र में जो पशु था वो थी गाय। गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। हाँ, और दस्तावेजों में गाय को अघन्य कहा गया है, मतलब जिसे मारा ना जा सके। बिल्कुल। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझे ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे गाय उस समय का सबसे सुरक्षित बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट थी, और शायद इसी वजह से उसे इतना संरक्षण प्राप्त था। बैंक अकाउंट वाली ये तुलना दिलचस्प तो है, लेकिन ये थोड़ी सी आधुनिक और सरल हो सकती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बैंक में रखा आपका पैसा एक सुरक्षित तिजोरी में होता है, लेकिन गायों के साथ जोखिम बहुत बड़ा था। हाँ, बीमारियां और सब। हाँ, वो बीमार पड़ सकती थी या सबसे बड़ा खतरा उन्हें चुराया जा सकता था। इसीलिए हम देखते हैं कि उस दौर में गाय सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि अस्तित्व का आधार थी। मतलब पूरी लाइफलाइन थी उनकी। बिल्कुल। वो खेती के लिए बैल देती है, ईंधन के लिए गोबर देती है और पोषण के लिए दूध। जब कोई एक चीज पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन बन जाती है ना, तो समाज के कानून स्वतः ही उसकी रक्षा के लिए सबसे सख्त हो जाते हैं। तो अगण्य का दर्जा सिर्फ धर्म से नहीं जुड़ा था। नहीं, किसी धार्मिक भावनाओं से ज्यादा ये एक बहुत ही व्यवहारिक आर्थिक आवश्यकता थी। उस आर्थिक इंजन को नष्ट करने का मतलब था पूरे कबीले के भविष्य को खतरे में डालना। बाप रे! ये बात बहुत तर्कसंगत लगती है कि क्यों गायों की चोरी उस समय का सबसे बड़ा अपराध माना जाता होगा। हाँ, लेकिन अर्थशास्त्र का एक और पहलू है जो दस्तावेजों में मुझे बहुत चौंकाता है। वो है व्यापार का तरीका, बार्टर सिस्टम। हाँ, उस समय सीधे पैसों या सिक्कों का कोई चलन ही नहीं था। सब कुछ वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम से होता था। अब मैं ये सोच रही थी कि बिना किसी करेंसी के इतने बड़े स्तर पर व्यापार को संतुलित कैसे किया जाता होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इकोनॉमिक्स में ना इसे दोहरे संयोग यानी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। यानी अगर मुझे अनाज चाहिए और मेरे पास देने के लिए तांबा है, तो मुझे एक ऐसा इंसान खोजना होगा जिसके पास अनाज हो और जिसे तांबे की जरूरत हो। बिल्कुल। ये तो बहुत भारी घर्षण पैदा करता होगा इकोनॉमी में। घर्षण तो हमेशा मौजूद रहता है बार्टर में, लेकिन देखिए, इंसान अपनी सहूलियत के रास्ते निकाल ही लेता है। दस्तावेजों में हम देखते हैं कि इस समय तक धातुओं की खोज और उनका इस्तेमाल शुरू हो गया था। लोहे को श्यामयस और तांबे को लोहेतयस कहा गया है। तो क्या ये धातुएं पैसों का काम करती थीं? एक तरह से हाँ। धातुओं ने मूल्य आंकने में एक तरह के मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन का काम किया। धातु खराब नहीं होती, इसे आसानी से मापा जा सकता है और इसकी मांग हमेशा रहती है। हाँ, ये तो है। तो भले ही सिक्के नहीं थे, लेकिन धातु के टुकड़ों ने विनिमय को थोड़ा आसान जरूर बनाया होगा। अरे वाह! और इसी संदर्भ में ना एक और शब्द स्रोतों में उभर कर आता है, वैकर्ण। हाँ, वैकरण। इसका मतलब सूदखोर या ब्याज पर उधार देने वाले लोगों से है। ये पढ़कर तो मेरा दिमागी चक्कर आ गया कि बिना किसी औपचारिक मुद्रा के ऋण
या क्रेडिट का सिस्टम कैसे काम कर रहा था? ये दर्शाता है कि उनकी आर्थिक समझ कितनी गहरी थी। देखिए, अगर मुद्रा नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्रेडिट नहीं हो सकता। तो ब्याज कैसे चुकाते थे लोग? मान लीजिए कोई व्यक्ति वसंत ऋतु में बुआई के लिए 10 बोरी अनाज या कुछ गायें उधार लेता है। फसल कटने पर वो 12 बोरी अनाज लौटाता है। अच्छा। या गायों के बछड़े देने पर वो मूल गायों के साथ कुछ बछड़े भी लौटाता है। प्रकृति खुद यहाँ एक ब्याज पैदा कर रही है। ओहो, क्या बात है। हाँ, तो वैकंड की उपस्थिति ये साबित करती है कि संसाधनों को समय के साथ उधार देना और उस पर अतिरिक्त मूल्य वसूलने का तंत्र समाज में गहराई तक जड़े जमा चुका था। ये एक बहुत ही शानदार विश्लेषण है। मतलब अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रकृति की लय पर चल रही थी। बिल्कुल। और जब अर्थव्यवस्था और दैनिक जीवन पूरी तरह से प्रकृति की दया पर निर्भर होना, तो उसका सीधा असर लोगों की मान्यताओं पर भी पड़ता है। एकदम सही कह रही हैं आप। आयुओं के देवता कोई ऐसी शक्तियां नहीं थीं जो आसमान में बैठकर हुक्म चला रही हों, बल्कि वे सीधे तौर पर प्राकृतिक शक्तियों का ही मानवीकरण थे। उदाहरण के लिए नदियों की पवित्रता देखिए। ऋग्वेद में सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है, जबकि गंगा और यमुना का जिक्र सिर्फ एक बार आता है। इसे अगर हम उस समय के भूगोल से जोड़कर देखें ना, हाँ। तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। अच्छा। देखिए, प्रारंभिक वैदिक काल में आर्यों का मुख्य निवास स्थान सिंधु और सरस्वती नदियों के आसपास का क्षेत्र था, जिसे सप्त सैंधव कहा जाता था। तो वो गंगा तक पहुंचे ही नहीं थे उस समय। बिल्कुल, उनके लिए पानी, कृषि और जीवन का मतलब ही सरस्वती नदी थी। जो चीज आपको जीवित रखती है, इंसान स्वाभाविक रूप से उसके प्रति कृतज्ञ होता है और उसे पूजता है। सही बात है। इसी तरह उनके सबसे प्रिय देवता इंद्र थे। इंद्र को युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना गया है। हाँ, ये चीज मुझे हमेशा खटकती थी। युद्ध और वर्षा दोनों एक ही देवता में, ये संयोजन थोड़ा अजीब नहीं लगता? अगर आप एक कबीलाई समाज के नजरिए से देखें ना, तो ये बिल्कुल सटीक संयोजन है। कैसे? एक कृषि प्रधान समाज के लिए बारिश से ज्यादा कीमती क्या है? कुछ नहीं, बारिश ही जीवन है। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ, जैसा हमने अभी चर्चा की, उनकी सबसे बड़ी संपत्ति गायें थी। उन गायों को दूसरे कबीलों या लुटेरों से बचाने के लिए और नए चरागाहों पर कब्जा करने के लिए उन्हें निरंतर युद्ध लड़ने पड़ते थे। अच्छा, तो उन्हें एक ही पैकेज में दोनों चीजें चाहिए थी। हाँ, उन्हें एक ऐसे सुपर हीरो देवता की जरूरत थी जो उन्हें आसमान से पानी दे सके और जमीन पर दुश्मनों को हराने की ताकत। इंद्र ठीक वही भूमिका निभाते हैं। ये तो एकदम सप्लाई और डिमांड वाला मामला लगता है। जैसी समाज की जरूरत वैसा देवता। बिल्कुल। लेकिन इंसान और देवताओं के बीच बात कैसे हो, इसके लिए अग्नि देवता की भूमिका बहुत दिलचस्प है। हाँ, अग्नि तो बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि को मनुष्यों और देवताओं के बीच का दूत माना जाता था। मतलब इंसान यज्ञ कर रहा है और यज्ञ का धुआं उनके संदेशों को देवताओं तक पहुंचा रहा है। इस प्रक्रिया को सिर्फ एक दूत की तरह देखने के बजाय ना, एक अनुवादक या ट्रांसलेटर की तरह देखिए। ट्रांसलेटर वो कैसे? देखिए, भौतिक दुनिया और अलौकिक दुनिया के बीच एक भाषा की बाधा है। इंसान की भाषा अनाज, घी और भौतिक वस्तुओं की है। देवता उस भौतिक रूप को ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, सही बात है। अग्नि यहाँ एक ट्रांसलेटर का काम करती है। वो भौतिक आहुति को जलाकर उसे धुएं और ऊर्जा में बदल देती है, एक ऐसे स्वरूप में जिसे देवता ग्रहण कर सकें। अरे वाह! ये प्राचीन मनुष्यों का भौतिकी और अध्यात्म को जोड़ने का अपना एक बहुत ही तार्किक प्रयास था। मतलब अग्नि एक प्राचीन ईमेल सर्वर या वायरलेस नेटवर्क की तरह काम कर रही थी। अग्नि एक ट्रांसलेटर के रूप में। ये अवधारणा बहुत ही गहरी है। हाँ। और स्रोतों में देवताओं की जो लंबी सूची है ना, वो बताती है कि उन्होंने अपने पर्यावरण का कितना सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन किया था। बिल्कुल। जैसे जल और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए वरुण, प्रकाश और समय चक्र के लिए सूर्य, सुबह की लालिमा के लिए उषा देवी, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के लिए अश्विन, पशुओं की रक्षा के लिए पूषण और औषधि व चिकित्सा के लिए रुद्र। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं लगता, ये प्रकृति की शक्तियों का एक प्रॉपर कैटेगराइजेशन लगता है। एकदम सही। ये उनके आसपास की दुनिया को समझने और उसे एक व्यवस्थित रूप देने का तरीका था। शुरुआती वैदिक काल की ये तस्वीर ना एक ऐसे समाज की है जो प्रकृति के बहुत करीब है। हाँ। जो कबीलों में बटा है, जहां सब कुछ लचीला और चलायमान है। लेकिन देखिए, मानव समाज कभी एक जगह रुकता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं से हम एक बहुत बड़े बदलाव की ओर बढ़ते हैं, जिसे इतिहास में उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। हाँ,
और दस्तावेजों के अनुसार यह वो समय है जब लोहे यानी श्याम आयस के बेहतर इस्तेमाल से बड़े बड़े जंगलों को काटना और गहरी जुताई करना संभव हो गया। कृषि में क्रांति आ गई। बिल्कुल, कृषि में बम्पर पैदावार होने लगी। अब जब आपके पास बहुत सारा अनाज होना तो आपको भोजन की तलाश में रोज भटकने की जरूरत नहीं होती। सही बात है। समाज धीरे धीरे बंजारा जीवन छोड़कर एक जगह टिकने लगता है। बस्तियां बसती हैं और इस एक जगह टिकने ने यानी सेटलमेंट ने समाज की पूरी संरचना को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल बदल दिया। सबसे पहला बदलाव तो देवताओं की प्राथमिकता में ही दिखता है। युद्ध और बारिश वाले जो इंद्र थे ना, वो अचानक पीछे छूट जाते हैं और निर्माण करने वाले देवता प्रजापति सबसे प्रमुख हो जाते हैं। ये सत्ता और समाज के स्थायित्व का बहुत सीधा परिणाम है। मतलब सेटलमेंट का। हाँ, जब समाज स्थिर हो जाता है और बस्तियां बस जाती हैं तो लगातार युद्ध करने की आवश्यकता कम हो जाती है। अब आपके पास स्थायी खेत है, स्थायी घर है। ऐसे में समाज को अब एक लड़ाकू या योद्धा देवता से ज्यादा एक ऐसे देवता की जरूरत महसूस होती है जो चीजों को व्यवस्थित रखे, जो एक प्रशासक हो। बिल्कुल, जो निर्माण करे और जो प्रशासन को दर्शाए। प्रजापति वही प्रशासक और निर्माता देवताएं हैं। और देवताओं के प्रशासन के साथ साथ ना जमीन पर राजाओं का प्रशासन भी बदल रहा था। हाँ, राजाओं की ताकत बढ़ रही थी। स्रोत बताते हैं कि अब राजा सिर्फ एक छोटे कबीले का सरदार नहीं रहा था, वे बड़े बड़े क्षेत्रों पर राज करने लगे थे। और इसी समय राजसूय यज्ञ जैसे विशाल कर्मकांडों का प्रचलन शुरू हुआ। ये राजसूय यज्ञ सिर्फ कोई सामान्य पूजा नहीं थी, बल्कि यह सत्ता को मजबूत दिखाने का एक बहुत भव्य प्रदर्शन था। देखिए, राजसूय यज्ञ को ना एक पॉलिटिकल टूल के रूप में समझा जाना चाहिए। पॉलिटिकल टूल? हाँ, जब आप एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप सिर्फ तलवार के दम पर हमेशा के लिए राज नहीं कर सकते। तो फिर क्या चाहिए? आपको अपनी सत्ता को वैधता देनी होती है, लेजिटिमेसी। राजसूय यज्ञ के जरिए एक राजा ये संदेश दे रहा था कि उसे देवताओं का सीधा समर्थन प्राप्त है। ओहो, मतलब मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एकदम सही। इस तरह के भव्य और खर्चीले कर्मकांडों का उद्देश्य स्थानीय सरदारों और आम जनता के मन में राजा की शक्ति का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करना था जिससे कोई विद्रोह के बारे में सोच भी ना सके। बाप रे। ये सत्ता के केंद्रीकरण का यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का एक बहुत ही स्थापित तंत्र है। ये तो बहुत सोची समझी रणनीति लगती है। लेकिन स्रोतों में दर्ज सबसे बड़ा और गहरा सामाजिक बदलाव तो वर्ण व्यवस्था का है। हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। दस्तावेजों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म या पेशे पर आधारित थी। उसमें बहुत लचीलापन था। बिल्कुल, कोई भी अपना पेशा चुन सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ना यही व्यवस्था जन्म पर आधारित होने लगी। जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, आपको जीवन भर वही सामाजिक स्तर और पेशा अपनाना होगा। मैं पढ़ रही थी तो मुझे बहुत निराशा हुई। स्रोत इस बदलाव के पीछे क्या कारण बताते हैं? ये ढांचा इतना कठोर कैसे हो गया? समाजशास्त्र और इतिहास का एक बहुत ही स्थापित पैटर्न यहाँ लागू होता है। कौन सा पैटर्न? देखिए, जब समाज में संसाधनों की बहुतायत होती है और स्थायित्व होता है ना, तो सत्ता, ज्ञान और संसाधनों पर कुछ विशिष्ट वर्गों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है। जो लोग शीर्ष पर बैठे होते हैं वे स्वाभाविक रूप से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को भी वही विशेषाधिकार मिलते रहें, वो भी बिना किसी प्रतिस्पर्धा के। अच्छा, मतलब कंपटीशन खत्म करने के लिए? बिल्कुल। इस विशेषाधिकार को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है नियमों को जन्म आधारित बना देना। बाप रे। जब व्यवस्था जन्म पर आधारित हो जाती है तो आप बाहर के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को सत्ता या संसाधनों को चुनौती देने से रोक देते हैं। ये तो बहुत ही चालाकी भरा कदम था। हाँ, ये वर्ण व्यवस्था का जन्म आधारित होना कोई ईश्वरीय नियम नहीं था, बल्कि संसाधनों पर एकाधिकार बनाए रखने का एक बहुत ही सुविचारित सामाजिक तंत्र था। सत्ता और विशेषाधिकारों को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने का ये तंत्र वाकई बहुत प्रभावी रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ इसी स्थायित्व ने कुछ बहुत ही अभूतपूर्व चीजों को भी जन्म दिया। जब इंसान को हर रोज अपने भोजन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता ना, तो उसके पास सोचने और विचार करने का समय आता है। सही कह रही हैं। हम देखते हैं कि कृषि और व्यापार अब बहुत व्यवस्थित हो चुके थे। हल के आगे के हिस्से को सीर और पीछे के हिस्से को सीता कहा गया। और व्यापार के लिए ना निष्क और शतमान जैसी इकाइयां चलन में आईं। हाँ, और यहाँ निष्क या शतमान को समझना बहुत जरूरी है।
ये आधुनिक सिक्कों की तरह नहीं थे। तो ये क्या थे? ये मानकीकृत वजन की इकाइयां थी, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स। इसका सीधा असर उस वस्तु विनिमय प्रणाली पर पड़ा जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। अच्छा, घर्षण कम करने के लिए। एकदम सही। जब आपके पास वजन की एक तय इकाई होती है, तो तांबे के बदले अनाज का हिसाब लगाना बहुत तेज और आसान हो जाता है। ये व्यापार के घर्षण को कम करने की दिशा में एक बहुत बड़ा तकनीकी कदम था। व्यापारिक और तकनीकी प्रगति के साथ साथ ये काल बौद्धिक प्रगति का भी चरम था। स्रोत बताते हैं कि इसी समय भारत का सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन सामने आया। सांख्य दर्शन का उभरना मानव चिंतन में एक बहुत बड़ी छलांग थी। छलांग? वो कैसे? सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या या गणना। यह दर्शन दुनिया को अंधविश्वास या केवल रहस्यमयी कहानियों के नजरिए से नहीं देखता। इसके बजाय यह वास्तविकता को विभिन्न श्रेणियों और तत्वों में विभाजित करके उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन करता है। एनालिटिकल अप्रोच। अरे वाह! यह प्रकृति और पुरुष यानी चेतना के बीच के अंतर को तार्किक रूप से समझने का प्रयास था। यह साबित करता है कि समाज अब केवल भौतिक उत्तरजीविता से बहुत आगे निकलकर ब्रह्मांड की संरचना पर सवाल उठा रहा था। और सवालों की बात करें ना, तो महान बृहदारण्यक उपनिषद में दर्ज गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद स्रोतों का एक बेहद रोमांचक हिस्सा है। बहुत ही प्रसिद्ध संवाद है वो। हाँ, ये सिर्फ कोई सामान्य बातचीत नहीं थी। गार्गी, जो कि एक महिला विचारक थीं, उन्होंने याज्ञवल्क्य जैसे प्रख्यात ऋषि से पूरी सभा के सामने ब्रह्मांड के मूल आधार पर बहस की। वो लगातार पूछती रहीं कि अगर ये दुनिया जल से बुनी है तो जल किससे बुना है। मुझे तो ये पढ़कर बहुत रोमांच महसूस हुआ। बिल्कुल। और ये संवाद दो बहुत महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट करता है। वो क्या? पहला, यह उस समय के बौद्धिक विमर्श की गहराई को दिखाता है, जहां सत्ता या शक्ति से ज्यादा ज्ञान और तर्क का सम्मान था। सही बात है। दूसरा, यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी सामने लाता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि समाज में नियम कठोर हो रहे हैं, वर्ण व्यवस्था जन्माधारित हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ गार्गी जैसी विदुषी महिला एक सार्वजनिक मंच पर सबसे बड़े दार्शनिक को चुनौती दे रही हैं। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि समाज हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कठोर सामाजिक नियमों के बावजूद उच्च स्तर पर बौद्धिक स्वतंत्रता और महिलाओं की उपस्थिति बनी हुई थी। ये एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण है। और यह सांस्कृतिक और वैचारिक परिपक्वता केवल दर्शन तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। यही वो कालखंड है जिसने रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की नींव रखी। एक तथ्य जो दस्तावेजों में बार बार उभरता है वो यह है कि महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। हाँ, जय संहिता यानी विजय की पुस्तक। अगर आप इसके विकास को देखें ना, तो ये ठीक उसी तरह विकसित हुई जैसे खुद वो समाज। कैसे? शुरुआत में ये शायद कबीलों के बीच लड़े गए एक बड़े युद्ध और विजय की एक सीधी सादी कहानी थी। लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल हुआ, उसमें राजनीति, कूटनीति, दर्शन और नैतिकता के नए सवाल जुड़े। जय संहिता में वे परतें जुड़ती गईं और अंततः उसने उस महाभारत का रूप ले लिया, जो केवल एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि मानव स्वभाव का एक पूरा विश्वकोश है। क्या बात है। और इसी प्रक्रिया के तहत गीता का कर्म और नैतिकता का दर्शन भी सामने आया, जो जटिल समाज की जटिल दुविधाओं का समाधान था। और ये सारी जटिलता सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं थी ना, ये जमीन पर भी आकार ले रही थी। बिल्कुल। स्रोतों के अंत में एक बहुत ही ठोस प्रमाण मिलता है, कौशाम्बी नगर। ये वो जगह थी जहां पहली बार पक्की ईंटों का उपयोग देखने को मिलता है। बेक्ड ब्रिक्स, पक्की ईंटों का मिलना इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। क्यों? इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? देखिए, झोपड़ियों या कच्ची मिट्टी से निकलकर आग में पकाई गई ईंटों के निर्माण का मतलब है कि आपके पास एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन है। अच्छा। ईंटें पकाने के लिए भट्टे चाहिए, ईंधनों की निरंतर आपूर्ति चाहिए और एक ऐसा श्रम बल चाहिए यानी लेबर फोर्स जिसका काम केवल निर्माण करना हो, न कि खेती करना। ओह, अब समझी। इसका सीधा सा मतलब है कि श्रम का विभाजन बहुत स्पष्ट हो चुका था। लोग अब ऐसी संपत्तियों का निर्माण कर रहे थे जिन्हें वे पीढ़ियों तक सुरक्षित रखना चाहते थे। कौशाम्बी की पक्की ईंटें इस बात का अकाट्य प्रमाण हैं कि वैदिक सभ्यता अब पूरी तरह से एक उन्नत शहरी सभ्यता में तब्दील हो चुकी थी। तो अगर हम इन ऐतिहासिक दस्तावेजों से मिली पूरी तस्वीर को समेटे ना, तो ये सफर वाकई में असाधारण रहा है। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी उन आर्य कबीलों से जिनका जीवन पूरी तरह प्रकृति
और गायों पर निर्भर था, जो बारिश के लिए इंद्र को पूजते थे और धुएं के रूप में अग्नि के जरिए देवताओं से संवाद करते थे। फिर लोहे की खोज और कृषि के विस्तार ने उन्हें एक जगह बसाया। बस्तियां बनी तो समाज की जरूरतें बदली। राजाओं ने सत्ता के केंद्रीकरण के लिए राजसूय यज्ञ किए, व्यापार के लिए मानीकृत वजन आए, और सबसे दुखद, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया गया। सही कहा। और इसी स्थायित्व के बीच हमने सांख्य जैसे गहरे दर्शन, गार्गी के तीखे सवाल, महाकाव्यों का विस्तार और अंततः कौशाम्बी की पक्की ईंटों वाले शहरों का उदय देखा। ये वो कालखंड है जिसने भारतीय सभ्यता के पूरे डीएनए का निर्माण किया। बिल्कुल। और देखिए, इतिहास का ये विश्लेषण हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, बल्कि ये हमें मानव प्रणालियों के काम करने के तरीके के बारे में भी सिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे आर्थिक जरूरतें धार्मिक मान्यताओं को जन्म देती हैं। कैसे स्थायित्व के बाद सत्ता हमेशा खुद को सुरक्षित करने के लिए नियम बनाती है, और कैसे भौतिक सुरक्षा मिलने पर ही मनुष्य का दिमाग दर्शन और ब्रह्मांड के रहस्यों की ओर मुड़ता है। ये सच में मानव सभ्यता के विकास को समझने का एक बहुत ही तार्किक और स्पष्ट नजरिया है। बिल्कुल। इन दस्तावेजों के विश्लेषण ने कई गहरी सच्चाइयों को सामने रखा है। इस पूरी चर्चा से एक विचार उभर कर आता है जो मुझे बहुत प्रासंगिक लगता है। वो क्या? हमने दस्तावेजों में देखा कि कैसे उत्तर वैदिक काल में समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाई गई कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे संसाधनों और सत्ता को बचाए रखने के लिए एक जन्म आधारित कठोर परंपरा में बदल गई। सत्ता में बैठे लोगों ने अपने विशेषाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए व्यवस्था के दरवाजे ही बंद कर दिए। इतिहास गवाह है इस बात का। आज के इस आधुनिक युग में हम अक्सर मानते हैं कि हम ऐसी कठोर प्रणालियों से बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन अगर हम सोचें तो क्या आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था, बड़े कॉर्पोरेट्स का पदानुक्रम या उन्नत तकनीकी प्रणालियां जो आज पूरी तरह से योग्यता और मेरिट पर आधारित लगती हैं, क्या वो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई तरह की जन्म आधारित या संसाधन आधारित कठोर वर्ग व्यवस्था में बदल सकती हैं? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इतिहास का ये स्थापित पैटर्न आज भी किसी नए रूप में अपना काम कर रहा है? ये एक ऐसा खुला सवाल है जो स्रोतों से निकलकर हमारे आज के समाज पर भी एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।